पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को तो मेरे दिल से दुआ है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शाद रखे, आबाद रखे। प्रैक्टिकली तो पाकिस्तान में आज पहला वर्किंग डे है, और जो दायरे गैर में रहने वाले हमारे पाकिस्तानी हैं तो बेचारे उनके लिए छुट्टी क्या और वर्किंग डे क्या, सब एक बराबर है। आज की आगाज़ मैं ज़रा इस बात से करना चाह रहा हूँ कि हसाम न्याजी का आज बर्थडे है, और हसाम न्याजी आप जानते हैं इमरान खान साहब के भांजे हैं, नौरीन साहिबा के साहबजादे हैं, हफीजुल्लाह न्याजी साहब के साहबजादे। वेरी हैप्पी बर्थडे हसाम न्याजी साहब। मुश्किल वक्त जो है आते हैं और चले जाते हैं। 10 साल की कैद है उन्हें 9 मई के केसेस के अंदर। दूसरी जानिब अभी मैंने बात करनी है कि जो हम सालसी के लिए मैदान में आए हैं, तो अमेरिका को सालसी की ज़रूरत क्यों पेश आई है, और ये सालसी से मतलब क्या है, बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। लेकिन उससे पहले मैंने आपसे कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद ही काम शुरू हो जाएगा, और इमरान खान की रिहाई के लिए अब प्रैक्टिकली कुछ चीज़ें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। कल मैंने आपको पेशीन के जलसे में जो ज़बान इस्तेमाल की, जो लहजा इस्तेमाल किया, जिस अग्रेशन के साथ सुहेल आफरीदी आए, मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि सुहेल आफरीदी पूरी तैयारी से है। उसकी रीज़न ये है कि सुहेल आफरीदी के बाद अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि उन्हें 4 मुहाज़ों पे जंग करनी पड़ी, चुमुखी करनी पड़ी है। एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी इंगेजमेंट है, पाकिस्तान को हालत जंग में है, और हम KPK का जो बॉर्डर है वैसे ही गर्म है। KPK का CM जो है उसका इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेशन हो रहे। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत है, बतौर CM अगर वो अपने सूबे के अंदर सूबे के वसाइल के साथ कुछ करते हैं तो वफाकी हुकूमत दंद काट के पहले ही बैठी है, छुरियाँ फड़ी हैं उन्होंने। वो कहते हैं जैसे इंज कर देंगे, सिंज कर देंगे, गवर्नर राज लगा देंगे, ये कर देंगे। तीसरी तरफ भी उनकी अपनी लीडरशिप है, ਜਿਹੜੀ वो अंदरों नहीं चाहती कि कामयाब होए। वो बाबे जेड़े ने जिन्होंने कान हिलन लग पैंदे ने, फिर भी उन्होंने होंदा कि 80 रहिए, बस हम भी बस बीच में रहें। जैसे अल्लाह जन्नत नसीब करे, माजी में अदाकार मोहम्मद अली थे, वो 60 साल के हो गए थे, तो वो फिर भी फिल्मों में आके कहते थे अम्मी अम्मी मैंने मैट्रिक कर लिया। ए लीडरशिप जड़ी है ना, जान नहीं छड़न दी, नौजवानों को नहीं आगे आने दे रही। तीसरी तरफ ये, और चौथी तरफ जो है ना सबसे ज़्यादा बड़ा ख़तरा वो है वर्कर्स ने जो गंडापुर का हाल किया है, सुहेल आफरीदी को नज़र आ रहा है, और वो ये नहीं चाहते कि उनके ऊपर गंडापुर 2 का ठप्पा लगे तो वो कई फारिग हो जाए। अब ये 4 तरफ से उनके पर चढ़ाई है, और इसमें उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, और ऑप्शन ये है कि वो ऐलान कर दें तहरीक का, और तहरीक का ऐलान करने के बाद मैदान में आ जाएं। इस सिलसिले में जो जुम्मे को उन्होंने इमरान खान रिहाई फोर्स जो है उससे हल्फ लेना है, और ये हल्फ में होगा क्या कि मैं सौं चूक के कहना, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं इमरान खान की रिहाई फोर्स का हिस्सा हूँ, मैं बिकूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, पीछे नहीं हटूंगा, और खान की रिहाई तक मैं घर भी नहीं जाऊंगा। अब ये तो समझ ले कश्तियाँ जला के मैदान में आने वाली बात है। अब ये फोर्स के लोग कितने होते हैं ये आने वाले दिनों में आपको समझ आ जाएगी। लेकिन सुहेल आफरीदी पूरे पाकिस्तान में जाएगा इस फोर्स के लिए, पूरे पाकिस्तान में जाके ये जो है हल्फ लेगा, टीम बनाएगा। हूँ मैनू नहीं पता कि इतों टीमां दे ना बनन, इतों पुलिस वाले उन्होंने चुकी जान, मुझे नहीं पता कि ये उनके जहन में क्या है। ये तो मेंशन करने वाली बात है, आ बैल मुझे मार, कि जी ये बंदे ने जिन्होंने लिया फोर्स, वो तो सादा मान नहीं है भाई। पंजाब वाले थे, पंजाब में आप हैरान होंगे कि आखिरी रोज़े से था या एक दिन रोज़ा पहले मुझे एक फ़ोन आया, इलाके का नाम शायद पिंडी भटिया या कहाँ से, उन्होंने कहा जी हमने यहाँ इफ्तार पार्टी रखी थी PTI वर्कर्स की, रात को आके उन्होंने शादी हल सील कर दिया और जनाब अली बंदे फड़ ले। और भाई जो इफ्तार पार्टियाँ नहीं होने दे रहे वो तो हल पार्टियाँ होने देंगे। लेकिन वो अब मुझे नहीं पता सुहेल आफरीदी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे करेगा, लाल बत्ती के पीछे लगा रहा है या वाकई वो संजीदा है, वो रिहाई के लिए कुछ एफर्ट करना चाह रहा है, ये तो आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन ये बात तय है कि अब सुहेल आफरीदी के पास कोई और रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि वो ये प्रूव करे कि वो गंडापुर 2 नहीं है, तभी बात आगे बढ़ेगी।
آج سارا دن اڈیالہ کے باہر عمران خان صاحب کی بہنیں بیٹھی رہیں اور اپنے بھائی کے رہائی کے لیے وہ ایفرٹ کرتی رہیں. ان کے وکیل جو ہیں سلمان کھرل صاحب, وہ کچھ سامان لے کے گئے اڈیالہ عمران خان صاحب کو دینے, تو صاف جواب آ گیا ان کے بھائی جان اندر کوئی نہیں چیز جا سکتی. انہوں نے کہا بھائی وہ عمران خان صاحب ہیں, کوئی عام آدمی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی عام آدمی نہیں ہے اسی لیے تو پابندی ہے. عام آدمی تو جیلوں میں چرس بھی مل جاتی ہے اسے, عام آدمی کو تو ٹیلی فون کی سہولت بھی مل جاتی ہے. اندروں بہ کے کئی انڈر ورلڈ کے جو لوگ ہیں وہ باتیں بھی کر رہے ہوتے اور کچھ کر رہے ہوتے. اور چھڈو جناب, میرا منہ نہ کھلوائیے گا. جیلوں کے اندر کے نام پہ جو کچھ ہوتا رہا نا, جیسے جیسے اداکارائیں مجرے کرتی نہیں ہیں جیل میں بند لوگوں کے لیے, کبھی ہسٹری کھلے آپ حیران ہو جائیں کس طرح جناب لوگوں کو تمام فیسلٹیز فراہم کی گئیں کہ بھائی جان جو مرضی کام کرو, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. پتہ چلتا تھا صاحب جیل میں ہے اور معلوم ہوتا تھا کہ صاحب جو ہے وہ تو سامنے کسی کوٹھی کے اندر موجے کر رہے ہیں. یہ بھی ہوتا تھا کہ جی پتہ چلتا تھا کہ صاحب جیل میں اور رات کو پتہ چلتا تھا وہ گھر جا کے سوئے میں. چھوڑ دیں 50 روپے کے اسٹامپ کے اوپر ایک شخص کو جس کو عدالتوں نے کہا تھا کہ خائن ہے یہ اور بدیانت ہے, 49 روپے کے اسٹامپ تھے کہ جا نکل جا کاکا موجہ کر, کام بھلی کرے گا. سو خان صاحب کے لیے جو بھی معاملات ہیں خیر وہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں. اور اب جی ایچ کیو کیس کے اندر اب پی ٹی آئی نے عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جو جج ہیں امجد علی شاہ کا بھائی جان وہ ہم نے دلائل دینے حضور, ہمیں اپنے موکل سے ہی ملوا دیں. انہوں نے کہا اچھا جی, پھر پروسیکیوشن سے پوچھا چلیں دلائل دیں. یعنی آپ اندازہ کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس کو اگر آپ ڈیلے کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ جسٹس کو ڈینائی کر رہے ہیں. پاکستان میں خیر چھڈو میں انہوں میں پھر ہوتے, لیکن میں آتا ہوں آج علیمہ خانم وہاں موجود تھیں, بڑے جاہو جلال میں تھیں. ان میں سے کسی ایک بندے نے کہا کہ جی وہ کیا عمران خان کے بیٹے جو ہیں وہ پارٹی کی قیادت کرنے آ رہے ہیں یا آپ کریں گی؟ تو انہوں نے, میں اس اردو کا میں ویسے نٹ شل بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا فٹے منہ بھائی تیرا. بھائی ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے موروثی سیاست کا, نہ عمران خان کا کوئی ارادہ ہے. ہم اپنے بھائی کی رہائی کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے, ہمارا اور کوئی وہ نہیں ہے, اور ہم اپنے بھائی کے لیے یہاں کھڑے رہیں گے. نورین صاحبہ نے دیکھو نا یار کیسے لوگ ہیں کہ ان کا بیٹا 10 سال کے لیے جیل میں ہے, آج اس کی سالگرہ, ایک ماں پہ کیا گزرتی ہوگی, دل پہ اس کے کیا گزرتی ہوگی. لیکن انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھیں, یہ وقت آئے گا, تاریخ بتائے گی, یہ لوگ جیل جائیں گے, عمران خان کے پیر پکڑیں گے, عمران خان کے پیر پکڑ کے معافی مانگیں گے. اگر میری لکھ لو, ان بہنوں کا عزم جو ہے نا اس کا تو خیر کوئی دنیا کی طاقت مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے. یہ جو میں عدالتوں کی بات کر رہا تھا, آج ایک لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس جناب محترمہ جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے بھی ایک کیس درخواست جو ہے وہ ڈسمس کر دی ہے. درخواست یہ تھی کہ جناب لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب, حمزہ صاحب اور کچھ لوگوں پہ جن پہ منی لانڈرنگ کا الزام تھا, فرد جرم لگنی تھی, اچانک انہیں بری کر دیا. تو جناب یہ بریت تو ٹھیک بنتی نہیں ہے. تو اس پہ خیر جسٹس صاحبہ جو ہے ذرا غصے میں بھی آئی. انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, 2022 میں یہ فیصلہ ہوا, 4 سال بعد کوئی بھی منہ اٹھا کے آئے اور آگے درخواست دے دے, ایسے تو نہیں ہوتا نا. تو یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہیں, بہتر فیصلہ کر سکتی ہیں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے کچھ 40 سال بعد میرا خیال ہے اس کیس کے ریویو کا وہ ہوا تھا کہ اس میں طے کیا جائے کہ بھٹو کو واقعی پھانسی ملی تھی یا قتل ہوا تھا. لیکن عدالتوں کے دروازے تو ہر وہ کھلے ہوتے, ہو سکتا ہے میری انفارمیشن مطلب میں نہ ہوگا, میں تو کوڑ آدمی ہے, میں وکیل بھی بن جاؤں, میں کروں, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس اور بھی چل رہا ہے. جو چیئرمین پیمرا ہے امرین خان, ان کی تعیناتی چیلنج ہوئی ہے. کوئی منیب احمد صاحب اظہر صدیق ایڈوکیٹ کے تھرو ہی اپنے اظہر صدیق اپنے ہی ہر تھان دے اتنے جڑا پہنچے ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جان ان کی تعیناتی جو ہوئی ہے اس کے لیے جاری کیا گیا اشتہار ہوتے ایک مخصوص بندے دی شہرت دے لی سی وہ فوٹوਆਂ لا کے تے یہ تے وہ, تو یہ کون سی میرٹ ہے. اور جب وہ سابقہ جو چیئرمین تھا وہ ریٹائرڈ ہوا تو اس کے بعد منیر احمد کیس کے تحت یہ فارمولہ ہے کہ جناب آپ اسے میرٹ پہ تعیناتی کریں گے اور اس کے بعد آپ پسند ناپسند نہیں کریں گے, بلکہ آپ
जो क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है वो करेंगे। आपने तो 8 क्या नाम है सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को तरक्की नहीं दी, उनको रिटायर कर दिया और जूनियर्स को ऊपर बिठा दिया जेड़े थोड़े चेले चाटे हों। अब देखें इसका क्या होता है क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता। अब आ जाए जी आखिरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी के लिए पाकिस्तान और मिस्र और कुछ ममालिक जो हैं वो मैदान में आ गए हैं, और कहा यह जा रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये एजाज़ मिलेगा कि पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर अमेरिका और ईरान जो है वो क्या कहते हैं इकट्ठे होंगे। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा जो हैं वो आएंगे और ईरान के स्पीकर साहब तशरीफ़ लाएंगे और वहाँ पे बैठ के बात होगी। लेकिन अब ईरान तो मुसलसल मुज़ाकरात से इनकारी है। उसके तो स्पीकर ने कहा केड़ा ट्रंप भाई, हम असी नहीं जानते कि कोई ट्रंप है गए, हमें क्या पता ट्रंप कौन है, उनका जो निकलो इथों। अब ईरान उस जगह पे खड़ा है जहाँ पे ईरान ने अमेरिका को एनआरओ देना है। और ये जो सालसी है, मैं पाकिस्तान की नीयत पे नहीं शक कर रहा, लेकिन ये सालसी तो तब शुरू होनी चाहिए थी जब ये जंग शुरू हुई थी। अब तो जल भी चुकी ये शम्मा, बुझ भी चुकी ये शम्मा, जल भी चुके परवाने, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई, उनकी क़यादत शहीद हो गई। अभी ताज़ा तरीन इसराइल और अमेरिका ने इस्फहान के अंदर शदीद बमबारी की है गैस पाइपलाइन पे और पावर प्लांट के ऊपर। उन्होंने तो इनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा के रख दिया सारा। ईरान के अंदर इस टाइम तबाही ही तबाही है। हम जो मर्जी कहते रहे इखलाकी तौर पे ईरान ने फतह किया है, लेकिन ब्रिटिली उसमें देखें तो ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये सालसी तो तब कभी नहीं आई किसी के जहन में जब गज़ा के अंदर 80-85 हज़ार बच्चों का स्लाटर हो रहा था और ख़वातीन का और मर्दों का हो रहा था। आज अमेरिका को फेस सेविंग देने के लिए सालसी शुरू हो गई, क्योंकि अमेरिका नूं पै गई चपेड़ा। चौधरी नूं किसी ने चुक के जुत्तियां मारियां ने मूँह ते, वड्डा चौधरी पहलवान देख लो तू। अब वो जब पहलवान को जब चपेड़े पड़ गई, पहलवान को जब जलालत हो गई, अब वो कह रहे हैं जो अमरीकी सदर है जिसे मैं कहता हूँ खपती है ये, वो कह रहा है कि समय अपने वजीर दिफा को साथ बिठा के कहता है मुझ बहुत सारे लोगों ने कहा कि ईरान हम पे हमला करने लगा है, सबसे पहले तो इसने कहा था। वो देते पाती है गल। इससे अंदाज़ा करें कि वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहा है और जान छुड़ नहीं रही। दूसरी जानिब आप ज़रा एक नज़र मारें, इस वक्त कुवैत ने ईरान पे हमला कर दिया है, इराक ने जनाब कुर्दों पे हमला कर दिया है, सऊदी अरब तैयार है, हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं। यूएई ने ऐलान कर दिया है कि जी अगर हमारे साथ ऐसा हुआ तो मैसी की तैसी तुम्हारी। हालांकि अमेरिका वहाँ से अपने अड्डे ख़त्म करके और भाग रहा है। ताज़ा तरीन इतलात ये हैं कि अमेरिका ने बहुत सारे ममालिक में अपने अड्डे ख़त्म किए और वहाँ पे जो असला है वो उनको भी तबाह करके जा रहा है। उत्थे बड़ा असला तबाह कर रहे हैं। तो इतने जानते हैं अफगानिस्तान के अंदर क्या मौत पड़ी थी तुम्हें, जो $8 अरब का असला आप यहाँ पे छोड़ के चले गए ताकि पाकिस्तान के साथ जंग करते रहिए। फिर असी अमेरिका दे ना लेंगे, हम अमेरिका को फेस सेविंग देंगे, उसकी जान बचाएंगे, वो तो उन्होंने फैटी पै रही है। आपने अगर याद हो जब एक दफ़ा अनोखी का और अक्की का मैच हुआ था, आप बहुत छोटे होंगे, मैं भी खैर अड्डा छोटा थे नहीं, जगह तो मैं समझूंगा जी दुनिया की पहली कुश्ती मेरे सामने हुई थी। तो लेकिन चलो जितना भी है, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब वो अक्की साहब ने अनोखी साहब ने अक्की साहब का बाजू निकाल दिया था ना, तो अचानक सारे बंदे बीच में घुस आए थे छलांगे मार के, और उन्होंने वो छाड़ लो फटाफट करते करते अक्की साहब का बाजू निकल गया था। ठीक है ना, वो बाद में जारा साहब ने मुकाबला किया था, लेकिन अमेरिका का बाजू निकल चुका है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ जो हो चुकी है ना, वो बस तुसी भूल जाओ जो कुछ उसके साथ जलालत हो चुकी है। अब उस जलालत और उसके चेहरे के ऊपर लगी हुई मट्टी को मिटाने के लिए सुलह करा लो, मुज़ाकरात करा लो, पाई जा रहा, मुज़ाकरात के दौरान भी वही काम पाई जा रहा है, उसी तरह हमले कर रहा है, उसी तरह बमबारी कर रहा है, उसी तरह वो लोगों को शहीद कर रहा है। तो पहले तो होकर मुज़ाकरात ही कराने, तो मेरा ख्याल है हमें पाकिस्तान को इस पर स्टैंड लेना चाहिए और सबसे पहले इस बात का पाबंद करना चाहिए कि जी अगर मुज़ाकरात होने तो जंग बंदी फौरी तौर पे होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।